हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जो PQRS कह सकते हैं, जंबल ऑर्डर या जंबल सेंटेंसेस कह सकते हैं। आज हम वही कर रहे हैं इंग्लिश का। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप ASO की मानो तो आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, क्योंकि 40 मार्क्स का इंग्लिश पार्ट आता है। और अगर आप नॉर्मल टीचिंग सब्जेक्ट लें तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका वेटेज इतना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको मैं ये PDF लेक्चर ख़त्म होने के बाद दे दूँगी, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। देखो, सबसे पहले हमारे को PQRS जंबल ऑर्डर वाले जंबल सेंटेंसेस में क्या देखना होता है, स्टार्टिंग किससे हो रहा है। अगर ऑप्शन में ABCD मतलब चारों ही दे रखे हैं तो फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ऑप्शन में हमारे को कुछ सिलेक्टेड ही दे रखा होता है, या बस ऑप्शन मतलब B से ही स्टार्ट हो रहा है, C से ही स्टार्ट हो रहा है, ऐसे भी दे रखा होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, B और C से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हम B पढ़ते हैं। द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हैज़ रिवॉल्यूशनलाइज द वे वी इंटरेक्ट। और C क्या है? टुडे वी कैन कनेक्ट टू एनी वन अराउंड द ग्लोब विद इन सेकेंड्स। तो देखो, पहले इंटरनेट का एडवेंट होगा, द वे वी इंटरेक्ट, फिर होगा ना कि हम ग्लोब में किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो बी के बाद सी आएगा। सी से तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा। बी के बाद सी, तो ये गलत हो गया। हमारा आंसर ही आ गया B, C and A। उसके बाद क्या है? एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन हैज़ बिकम फास्टर एंड मोर efficient than D. Consequently, social media platforms have gained immense popularity. B, C, A, D. Option number 2 is the correct answer. Second देखते हैं। Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. Options देखते हैं। देखो क्या है, A, B, C। अरे, A, B और D से स्टार्ट हो सकता है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले A से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। After that, he quickly commercializes his alanine purple dye, launching the synthetic dye industry। देखो, आफ्टर दैट किसी चीज़ के बाद की बात हो रही है, तो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं हमारा, है ना। अब बी पढ़ते हैं। इट इज़ लंडन 1856 when विलियम हेनरी पर्किन serendipitously invents द फर्स्ट सिंथेटिक डाई। देखो, बी से ही स्टार्ट होता लग रहा है कि लंदन में जो ये पर्सन है विलियम हेनरी पेंटिक, उसने फर्स्ट सिंथेटिक डाई का इन्वेंट किया। तो बी से ही स्टार्ट होगा। ये डी वाला भी गलत हो गया। अब देखो, बी के बाद डी तो आएगा ही, बी के बाद डी तो आएगा ही, दोनों ऑप्शन में है। तो क्या है? दिस फ्लूक हैपन वाइल ही वॉज ट्राइंग टू सिंथेसाइज क्यूनाइन अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। देन अब ए आएगा या ई आएगा, ये देखते हैं। अब ए पढ़ते हैं। आफ्टर दैट ही क्विकली कमर्शलाइज हिज एलिन लाइन पर्पल डाई लॉन्चिंग द सिंथेटिक डाई इंडस्ट्री। अब ई क्या है? फ्रॉम दैट टाइम ऑन द इंडस्ट्री कॉन्टिन्यूज टू डेजल द आई विद एवर न्यू एंड अपीलिंग डाई कलर। देखो क्या है, बी देन डी। डी के बाद अब ए या ई। ए में क्या लिखा है कि उसने उसके बाद मतलब जब उसने ये ट्राइंग टू सिंथेसाइज क्विनाइन अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, उसके बाद उसने क्या किया? क्विकली कमर्शलाइज हिज एलिनाइन पर्पल डाई। उसके बाद ही तो, आफ्टर दैट ही क्विकली कमर्शलाइज हिज एलिनाइन पर्पल डाई। तो बी डी देन ए आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? B, D, A, E, F, C। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड देखते हैं। सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। देखो, स्टार्ट किससे हो रहा है, एस से या क्यू से? पहले हम क्यू पढ़ते हैं। वी टुक अ ट्रॉली बस टू द सेंट्रल डिपार्टमेंट स्टोर एंड ड्यूरिंग द राइड अ फॉरनर एड्रेस अस इन गुड इंग्लिश। एस क्या है? माई फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू गो शॉपिंग। देखो, पहले हम शॉपिंग पे जाएंगे तभी तो ट्रॉली बस लेंगे। कहाँ पे? सेंट्रल डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये तो साफ पता चल रहा है क्यू से स्टार्ट होगा ही नहीं, है ना। स्टार्ट किससे होगा? एस से। माई फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू गो शॉपिंग। अब पी आएगा या क्यू आएगा वो देखते हैं। वी डोंट नो इंग्लिश एंड कुडंट रिस्पॉन्ड टू हिज क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे लिखा था ना
क्यू में क्या लिखा है कि हमने एक ट्रॉली बस ली, ड्यूरिंग द राइड अ फॉरनर एड्रेस अस इन गुड इंग्लिश। जो फॉरनर है उसने उनसे मतलब उसकी फ्रेंड और उससे इंग्लिश में बात की या कुछ बात की, तो उन्होंने क्या, पी में क्या लिखा है, वी डोंट नो इंग्लिश एंड कुडंट रिस्पॉन्ड टू हिज क्वेश्चन। में इसका मतलब क्यू के बाद आएगा पी, पहले तो आ नहीं सकता। यहाँ पे तो पहले लिखा है, मतलब यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पे तो पहले लिखा है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ देखते हैं, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ए से स्टार्ट होगा, डी से और सी से। चलो पहले ए पढ़ते हैं। द राइज इन इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल फिनोमिना। अब हम पढ़ते हैं सी। अलोंग विद मेनी अदर कंट्रीज इंडिया इज लर्निंग दैट देयर आर नो सिंपल सॉल्यूशन। तो ये तो बाद में ही आएगा। अदर कंट्रीज़ की तरह इंडिया ने भी लर्न किया कि इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। डी, द सेंट्रल बैंक हैज़ टू स्ट्राइव फॉर अ बैलेंस बिटवीन द imperatives of holding the price line and meeting genuine credit requirements. सी से तो होगा ही नहीं, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डी, द सेंट्रल बैंक हैज़ टू स्ट्राइव फॉर बैलेंस बिटवीन, नहीं, डी भी नहीं होगा, ए से ही स्टार्ट होगा। ए के बाद अब बी आएगा या सी आएगा वो देखते हैं। Although the Reserve Bank of India recently signaled higher short-term interest rate, by and large, it has preferred to restrain an explosive growth of bank lending only in certain sectors where bubbles are seen to be developing. Or along with many other countries, India is learning there is no simple solution. Yes, देखो, rise in inflation is a global phenomena. इंडिया ने भी अदर कंट्रीज की तरह समझा कि इंडिया इज़ लर्निंग दैट देयर इज़ नो सिंपल सॉल्यूशंस। तो ए के बाद सी आ गया। सी के बाद ई, रीस्ट्रेनिंग क्रेडिट ग्रोथ बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स हैज़ नॉट ऑलवेज बीन फीजिबल। मतलब कि इंटरेस्ट रेट हमेशा बढ़ाना फीजिबल नहीं होता। देन बी, ऑल्दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली सिंगल्ड हायर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, by and large, it has preferred to restrain an explosive growth of bank lending only in certain sectors where bubbles are seen to be developing. Then डी आएगा, द सेंट्रल बैंक हैज़ टू स्ट्राइव। देखो पहले रिजर्व बैंक, पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन फिर उसका शॉर्टकट ले लिया हमने सेंट्रल बैंक, ठीक है। देन एफ, फॉर पॉलिसी मेकर सप्लाई साइड सॉल्यूशन इन्वॉल्व द बैलेंसिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. Sentences of a paragraph are given below, while the first and the last sentence, S1 and S6, are the correct order. The sentence in between are jumbled up. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. S1 क्या है? Pasteur began his fruitful scientific investigation when he was professor of chemistry at Strasbourg. अब किससे स्टार्ट होगा? PQS। पहले हम पी पढ़ लेते हैं। ही ऑल्सो फाउंड हाउ जर्म्स कॉजिंग चेंजेस इन मटीरियल कुड बी कंट्रोल बाय हीट। देन अब क्यू पढ़ते हैं। ही मेड अ थोरो स्टडी ऑफ द वाइन इंडस्ट्री इन फ्रांस। देन एस पढ़ते हैं, क्या है? द पास्चराइजेशन प्रोसेस विच ही प्रिस्क्राइब्ड ऑफ वाइन एंड बियर इज यूज नाउ टू सेफगार्ड मिल्क टू। देखो यहाँ पे जो एस में क्या बात हो रही है, वाइन एंड बियर की बात हो रही है। और क्यू में बताया है कि उसने थोरो स्टडी की थी वाइन इंडस्ट्री की, कहाँ पे? फ्रांस में। और पी में भी पी में क्या, ही ऑल्सो फाउंड हाउ जर्म्स कॉजिंग चेंजेस इन मटेरियल। मतलब वो उसमें बात बता रहे हैं कि वाइन में जर्म्स कॉजिंग चेंजेस होते हैं मटेरियल में, जो कि कुड बी कंट्रोल बाय हीट, हीट से कंट्रोल किया जा सकता है। बट हमारा S1 के बाद सबसे जो सुटेबल है वो है क्यू। ज़्यादा ही मार्क हो गए, है ना। S1 के बाद क्या आएगा? क्यू हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब क्यू के बाद पी आएगा या एस आएगा वो हम देखते हैं। क्यू के बाद पी, ही ऑल्सो फाउंड हाउ जर्म्स, नहीं, पी के बाद आएगा हम क्यू के बाद आएगा हमारा, हाँ देखो,
He also found how germs causing changes in materials could be controlled by heat. वाइन इंडस्ट्री उसने फ्रांस में थोरो स्टडी किया, फिर उसने ये भी स्टडी किया कि जर्म्स कॉजिंग चेंजेस इन मटेरियल कुड बी कंट्रोल बाय हीट, हीट से कंट्रोल किया जा सकता है जो जर्म्स में चेंजेस होते हैं. देन फिर उस आएगा ही द सेव द वाइन इंडस्ट्री फ्रॉम ruining by his work. Then the pasteurization process which he prescribed for wine and beer is used now safeguard milk too. After careful and extensive investigation, he produced the germ theory of fermentation. समझ में आ गया ना? तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Q, P, R and S. Question number 6. The sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. P, देखो स्टार्ट किससे हो रहा है? या तो P से, Q से नहीं, R से और S से. वही बात है. पहले P पढ़ते हैं. देखो these platforms, P से तो हो नहीं सकता. अब R पढ़ते हैं. In the digital era, social media has transformed the way people communicate and assess information. और S क्या है? As a result. मतलब कुछ बात हुई होगी, उसका रिजल्ट S में बताया है, तो स्टार्ट किससे होगा? R से, है ना? तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. अब R के बाद P देखते हैं और S देखते हैं. P क्या है? इन द डिजिटल, पहले R ही पढ़ लेते हैं. इन द डिजिटल एरा सोशल मीडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे पीपल कम्युनिकेट एंड एक्सेस information. These platforms enable users to connect globally, share experiences, and exchange ideas instantly. As a result, government and technology companies are now working on regulations and policies to ensure responsible use. जैसा अभी मैंने बताया, ये लिखा है एज अ रिजल्ट, मतलब कुछ बातचीत हुई होगी, उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट निकाला है. तो आर के बाद अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ना. सोशल मीडिया ने सब बदल दिया है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना या प्रेजेंट करने का तरीका. तो उसके बाद क्या आएगा? दीज प्लेटफॉर्म्स. ये जो दीज प्लेटफॉर्म्स है ये यूज़ हुआ है सोशल मीडिया के लिए, है ना? इसलिए आर के बाद हमारा आ गया पी, देन क्यू, देन एस. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. 7th, sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. एक्चुअली पेन का साइज़ बहुत मोटा है, इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं. ठीक है. अब देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, बी से और डी से. ए पढ़ते हैं. दीज एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स की बात हो रही है उसके बारे में, तो ए से तो स्टार्ट हो नहीं सकता. अब बी देखते हैं. In the intricate landscape of the contemporary globalization, various cultural, economic, and political components converge. अब डी पढ़ते हैं. Understanding these multifaceted interactions requirement a holistic approach that transcends traditional paradigms. देखो अंडरस्टैंडिंग दीज मल्टीफेशियल, कौन से दीज, मतलब कुछ बात हो रही होगी तभी तो हम बता सकते हैं. तो डी भी नहीं, डी से भी स्टार्ट नहीं होगा. किससे स्टार्ट होगा? बी से. देखो अब स्टार्ट कहाँ से होगा? बी से. क्या लिखा है? इन द इंट्रिकेट लैंडस्केप ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन वेरियस कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंपोनेंट्स कन्वर्ज. फिर सी में क्या लिखा है? सच कन्वर्जेंस जनरेट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोलाबोरेशन एंड फ्रिक्शनल अमंग नेशनल एंड नेशंस एंड एंटिटीज़. तो बी के बाद पक्का ही क्या आएगा? सी. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. बी, सी, डी एंड ए. क्वेश्चन नंबर 8. हमें लग रहा है कि शायद 7th में कुछ गड़बड़ कर दी. देखो ए तो हमने पढ़ा नहीं ना एक बार. दीज एलिमेंट्स फार फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड exhibit dynamic interdependence influencing one another in subtle yet profound ways. देखो बी के बाद हमारा क्या आएगा? ए आएगा. सच कन्वर्जन्स है, वर्ड बिल्कुल ठीक है. बी के बाद बीच में ए आएगा क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक इंटरडिपेंडेंस के बारे में बताया है, इन सब के कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंपोनेंट्स के बारे में. तो बी के बाद ए आएगा, देन सी, देन डी. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. 8th, sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. क्या किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, बी से और डी से. ए पढ़ते हैं. He quickly packed his bag and left for the airport. John received an urgent call from his office. सी क्या है?
सी तो स्टार्ट नहीं हो रहा, डी। द कॉल इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग ओवरसीज। देखो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, जॉन के पास कॉल आया तो फिर उसने, और कॉल में क्या क्या इन्फॉर्म किया कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आगे, तो बी के बाद डी हो गया। देन फिर उसने ही क्विकली पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। अपॉन अराइवल ही चेकड इन एंड वेटेड फॉर हिज फ्लाइट। ये तो बहुत ही ईजी था, है ना, बहुत ईजी था। बी डी ए सी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ पढ़ते हैं, क्या है, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। किससे स्टार्ट हो सकता है, बी से, सी से, या बी से ही। तो पहले बी पढ़ते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इज अ टूल इंक्रीजिंगली यूज बाय बिजनेसेस टू गेन अ कम्पिटिटिव एज। सी क्या है, विद द राइज ऑफ बिग डाटा द रिलायंस ऑन प्रिडिक्टिव मॉडल्स हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली। देखो सी से ही हमारे को स्टार्ट होता लग रहा है, क्यों कि राइज हो रहा है बिग डाटा का, जिससे प्रिडिक्टिव मॉडल बहुत जल्दी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहे हैं, तो सी हो गया। देन बी, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इज अ टूल इंक्रीजिंगली यूज बाय बिजनेस टू गेन कम्पिटिटिव एज। सी से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सी, बी, ए एंड डी। Question number 10. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. क्या है, ए से स्टार्ट होगा, बी से या डी से। ए पढ़ते हैं, इट गाइड्स द रीडर थ्रू द लेयर्स ऑफ मीनिंग इन अ टेक्स्ट। इट क्या, वो अभी ए से पता नहीं चल रहा, ए एलिमिनेट हो गया। बी, अ वेल स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ प्रोज इज लाइक अ वेल लेड पाथ। अब हम डी पढ़ते हैं, Syntax and structure work together to achieve coherence and clarity. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, a well structured piece of prose is like a well laid path. B से स्टार्ट होगा, B के बाद D आएगा या A आएगा, आप पढ़ते हैं। D क्या है, Syntax and structure work together to achieve coherence and clarity. और A, it guides the reader through the layers of meaning in the text. वो D के बाद आएगा, Syntax and structure work ये गाइड करते हैं, ना कि पीस ऑफ प्रोज। तो बी, डी, ए एंड सी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, क्यू से और एस से। द कंपनीज प्रॉफिट डबल इन द लास्ट क्वार्टर। फिर क्यू पढ़ते हैं, एनालिटिक्स एट्रीब्यूट दिस टू एग्रेसिव मार्केटिंग। और एस, एज अ रिजल्ट। एस से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, अब पी से होगा या क्यू से होगा, एक बार हम पढ़ लेते हैं। लग तो पी से ही रहा है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट का डबल बता रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में डबल हुआ है। वो क्यों हुआ है वो आगे बताएंगे उसके बारे में। पी के बाद आर आ सकता है या एस आ सकता है। एस पहले आर देखते हैं। सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स वर ऑल्सो लॉन्च ड्यूरिंग द पीरियड। और फिर एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर, एज अ रिजल्ट, देखो रिजल्ट की बात हो रही है तो स्टार्टिंग में तो आ नहीं रहा, तो पी के बाद क्या आएगा, आर। सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स वर ऑल्सो लॉन्च ड्यूरिंग दिस पीरियड। लास्ट क्वार्टर के पीरियड में सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स भी हमने लॉन्च किए, जिससे हमारा प्रॉफिट डबल हो गया। पी, आर, देन फिर एनालिटिक्स एट्रीब्यूट दिस टू एग्रेसिव मार्केटिंग, एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हैज़ ग्रोन। पी, आर, क्यू एंड एस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 12th. Sentence of a paragraph are given below in while the first part in the sentence is in correct place, the remaining part labels A, B, C, D are jumbled up. Arrange the parts in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. A जो है वो अपनी सही प्लेस पे है। क्या लिखा है, across many socially living species, individual from social hierarchies. अब किससे स्टार्ट हो सकता है, ए, बी, सी, डी, चारों ही बोल दिए। पढ़ के देखते हैं हम। सक्सेस विद इन सच डोमिनेंस हायरार्कीज इज डिटरमाइंड बाय psychological differences and signals that allow these properties of local interaction to construct stable global hierarchies.
बी क्या है, एन इंडिविजुअल्स पोजीशन विद इन सच हायरार्कीज गवर्न्स द extent of their social influence and access to group resources. See क्या है, these hierarchies thus influence socio-economic and family dynamics. D क्या है, many hierarchies observed across non-human animal communities are generated by egoistic interactions between individuals which produce patterns of imbalance and create asymmetric dominance relationship within groups. देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंडिविजुअल फ्रॉम सोशल हायरार्कीज, और बी में भी क्या बात हो रही है, एन इंडिविजुअल्स पोजीशन विद इन सच हायरार्कीज गवर्न विद एक्सटेंट ऑफ देयर सोशल इन्फ्लुएंस एंड असेस टू ग्रुप रिसोर्सेज। वन के बाद क्या आ जाएगा हमारा, बी। बी आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ही बी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे जिसमें मतलब चारों अलग से स्टार्ट होते हैं उनका कुछ बेनिफिट भी होता है और मतलब लिमिटेशन भी होती है। देखो बेनिफिट क्या हुआ, अगर हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया तो आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और लिमिटेशन क्या होती है, कभी कभार हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता चलता, चारों ही सही लगते हैं। 13 देखते हैं अब। सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो while the first sentence S1 is the correct order, the sentence below it are jumbled up. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. S1 क्या लिखा है, cities are often blamed to be the main culprits of climate change, कि cities को ही blame किया जाता है climate change का main culprit के लिए। अब उसके बाद A पढ़ते हैं, क्योंकि A B C D चारों से ही स्टार्ट हो सकता है, सेकेंड सेंटेंस चारों ही हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मेगा सिटीज डेवलप्ड नियर रिवर्स एंड oceans for the purpose of connectivity and easy transportation. We have, while increasing global temperature are leading to newer kinds of climate risk, they are also increasing the severity, impact, and frequency of atmospheric hydrometeorologic hazards. C क्या है, being hubs of large population, industry, transport, etc., cities have very high energy use and as a result GHG emissions. D. However, this historical geographical advantage is exacerbating the vulnerability of these urban to sea level rise, flooding, storm surges and hurricanes. देखो हमारे पास यहाँ पे पहले तो सिटीज़ को मेन कल्प्रिट बताया क्लाइमेट चेंज का, देन उसके आगे सिटीज़ के बारे में या उसके क्यों बताया है वो एक्सप्लेन होना चाहिए ना, तो वो हो रहा है सी में एक्सप्लेन। बीइंग हब ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, जो सिटीज़ है हब है लार्ज पॉपुलेशन का, इंडस्ट्री का, ट्रांसपोर्ट का, एक्सेट्रा का। सिटीज़ हैव वेरी हाई एनर्जी यूज एज अ रिजल्ट GHG इमिशंस। तो सी से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 14 sentence of a paragraph are given below while the first sentence S1 is in correct order. The sentence below it are in jumbled up. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. S1 क्या है, disruptive technologies such as AI have transformed and augmented human capacities and have also altered the eons of human activity from mechanical to automated operations. स्टार्ट कहाँ से, चारों मतलब ए बी सी डी चारों से ही हो रहा है, तो ए पढ़ते हैं सबसे पहले। दे वुड बी एबल टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग दैट रिक्वायर्स too much labor and time, conduct sophisticated analysis and pattern recognition, do visual acuity, language translation and speech recognition. B. Nowadays, systems that are driven by written computer codes and algorithms have dominated ambient information and connectivity that humanity relies on to derive information and use a platform of socialization and interaction. C क्या है, as algorithm artificial intelligence progresses in traversing through the scope of human activity, it is evident that it will make the life of people better than they were in previous years. D क्या है, the expert spoke of the increased possibilities that AI would avail to humanity where computers would match or exceed human intelligence and कैपेसिटी। S1 में क्या बात हो रही है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, कैस कौन कौन सी, जैसे कि AI है,
have transformed and augmented human capacities and all have also altered the eons of human activity from mechanical to automated operations. और उसके बाद एक्सपर्ट्स ने क्या बोला कि जो इंक्रीज पॉसिबिलिटी है एआई की टू अवेल ह्यूमैनिटी वेयर कंप्यूटर्स वुड मैच और एक्सीड ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी। उसके बाद यही बोला ना, तो S1 के बाद डी आएगा, S1 के बाद डी आएगा, देन डी के बाद ए बी एंड सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. ए से स्टार्ट हो सकता है, बी से, सी से एंड डी से। ए पढ़ते हैं सबसे पहले। द पोर्ट सिटी वाज अ ब्लेंड ऑफ क्रियोली कल्चर एंड अफ्रीकन ट्रेडिशंस पेपर्ड विद यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस। बी क्या है? दो द हिस्ट्री ऑफ जैज म्यूजिक इज कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑफन debated, the one point historians reliably agree on is the geography of jazz origins. सी क्या है? these cultural influences। सी से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, these कौन से पहले बताना पड़ेगा। डी क्या है? jazz started as a uniquely American sound forged in the melting pot of cultures in the South, particularly in New Orleans। देखो इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, आपको लगेगा डी स्टार्टिंग पॉइंट है। जैज स्टार्टेड एज अ यूनिक अमेरिकन साउंड और पॉपुलरली इन न्यू ऑरलेंस, बट स्टार्टेड तो अमेरिकन साउंड में हुआ, वो ठीक है, बट हमारे को पहले उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ज्योग्राफी ऑफ जैज ओरिजिन्स, मतलब बी से ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ना कि डी। बी स्टार्ट पॉइंट होगा। थ्रू द हिस्ट्री ऑफ जैज म्यूजिक इज कॉम्प्लिकेटेड and often debated, the one point historians reliably agree on is the geography of jazz origins. Jazz started as a unique American sound, ठीक है ना, ये हमारे को अच्छा एक साउंड भी कर रहा है। बी डी ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 16th, sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Choose the option that has all the sentences arranged in a logical sequence to form a coherent paragraph. ए से स्टार्ट हो सकता है, बी से, सी से या डी से। अब पढ़ते हैं। ए क्या है? पार्टिसिपेंट्स आर गिवन अ टोपोग्राफिकल मैप, usually a specific prepared orienting map which they use to find control points. बी क्या है? Foot orienting is the oldest and can be promoted in the identified islands and other beaches which are surrounded by forest. बी से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब क्योंकि बी जो है वो फुट ओरिएंटिंग लिखा है, एक स्पेसिफिक टाइप है, पर्टिकुलर, मतलब आपको जो पैसेज मतलब स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंसेस, उसका इंट्रोडक्शन नहीं बताया। ये एक स्पेसिफिक टाइप है, फुट ओरिएंटिंग, ओल्डेस्ट है ना, इसलिए बी से स्टार्ट हो नहीं सकता, एलिमिनेट कर दिया। अब सी क्या है? ओरिएंटिंग इज अ फैमिली ऑफ स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर्स नेविगेशनल स्किल्स यूजिंग अ मैप and compass to navigate from point to point in diverse and usually unfamiliar terrain and normally moving at speed। देखो यहाँ पे सही बताया है, orienting is a family sport that requires navigational skills। तो यहाँ पे भी मैप की बात हो रही थी, ए में भी, बट सी में हमारे को मतलब इंट्रोडक्शन दिया है कि मैप हमारा वर्ड आया क्यों, ठीक है। तो सी से स्टार्ट होगा, सी के बाद ए आ जाएगा, then D, originally a training exercise is in land navigation for military officers. Orienting has developed many variations. Then D और फिर B, फिर फुट ओरिएंटिंग का सबसे लास्ट में बताएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक टॉपिक हो गया ना, इसलिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जो सी से स्टार्ट हो, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 17th, sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. किससे स्टार्ट होगा? ए बी सी डी, चारों ही पढ़ने पड़ेंगे। ए क्या लिखा है? द एयरक्राफ्ट एंड देयर क्रू वर नेवर लोकेटेड, एडिंग टू द मिस्टिक दैट enshroud this enigmatic area। बी क्या लिखा है? The Bermuda Triangle, often dubbed the Devil's Triangle,
has long been shrouded in mystery, with tales of disappearing aircrafts and ships captivating imaginations for decades. Uh, See क्या है? However, this modern integrate intensified in the mid 20th century, notably after the vanishing of Flight 19, a squadron of 5 US Navy bombers in December 1945, encompassing around 5 lakh square miles of ocean off the southeastern tip of Florida. The Bermuda Triangle has been the center of strange incidents फॉर सेंचुरीज। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा कि बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं, जिसको एक डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। वो जाना जाता है मिस्ट्री के लिए कि उसमें एयरक्राफ्ट डिसअपियर हो जाते हैं, शिप कल्टिवेटिंग हो जाती है, इमेजिनेशन फॉर, ऐसा इमेजिनेशन किया जाता है डिकेड से। तो बी से स्टार्ट हो जाएगा, बी के बाद डी आ जाएगा, एनकम्पासिंग अराउंड 5 लाख स्क्वेयर माइल्स ऑफ ओशन ऑफ the southeastern tip of Florida. The Bermuda Triangle has been the center of strange incidents for centuries. B के बाद D, then C and A. Option number 2 is the correct answer. Question number 18. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Choose the option that has all the sentence arranged in logical sequence to form a coherent paragraph. ए से बी से सी से डी से सारे ही एक बार पढ़ के देखने पड़ेंगे। ए पढ़ते हैं, द इन्वेंशन, progression and safety factors of the game of American football have changed very much over time and are some of the major reasons why people love the game of football so much today. B क्या है, the game of football started out not very protective and no rules to protect the players but has evolved to help protest the players as the time goes on. C क्या है, helmets are the most evolved and changed thing in football since it has started and is what the lots of people think of when they think of and hear about football. D, football started out with no helmet at all and then evolved into leather helmets with no face mask and then eventually into plastic helmets with face mask. तो फुटबॉल के बारे में बात हो रही है कि वो कैसे स्टार्ट हुई। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि फुटबॉल जब स्टार्ट हुई वो पहले प्रोटेक्टिव नहीं थी और कोई रूल नहीं था प्लेयर्स के प्रोटेक्ट का, बट उसके बाद उसमें जो चेंजेस आए हैज़ इवॉल्व टू हेल्प प्रोटेक्ट द प्लेयर्स एज द टाइम गोज ऑन। उसके बाद चेंजेस आए ना, और ए में, सी में और डी में उसके चेंजेस के हेलमेट चेंज आया, फिर पहले लेदर का हेलमेट आया, फिर प्लास्टिक का, फिर प्लास्टिक विद फेस मास्क, मतलब उसके बारे में बताया है। तो बी से स्टार्ट होगा हमारा, बी से स्टार्ट होगा तो बी के बाद डी आ गया। फुटबॉल स्टार्टेड विद नो हेलमेट्स एट ऑल, देन इवॉल्व विद लेदर हेलमेट्स with no face mask and then eventually into plastic helmets with face mask. Then आएगा हमारा C, helmets are the most evolved and changed thing in football since it has started and is what lots of people think of when they think of and hear about football. C, then A. ऑप्शन क्या हो गया हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हम 20 तक ही करेंगे। मैंने ऐड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, अराउंड 35। तो ये PDF मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे अपने, ताकि आप इन क्वेश्चंस की अपने आप प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप हमारे से टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना @mathsps1। और ये सारे लेटेस्ट एग्ज़ाम्स के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 19th, sentence of a paragraph are given below. While the first and the last sentence S1 and S7 are in the correct order, the sentence in between are jumbled up. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. S1 क्या है हमारा? It was the hyena that worried me. A क्या है? They go for zebras, guns and water buffaloes, and not only the old or the infirm in a herd but full grown members too. B क्या है? Hyenas attacked in packs
whatever animals can be run down. C. They were hardly attackers, rising up from buttings and kickings immediately, never giving up for the simple lack of will. D. I had not forgotten father's word. E क्या है? And they are clever. Anything that can be distracted from its mother is good. और S7 क्या है? I could hear the hyenas winning. तो हमारा किससे स्टार्ट होगा? बी से, सी से, डी से या ई से? तो ए से हो नहीं सकता, बी। बी देखते हैं। हाइनेस अटैक इज पैक्ट वट एवर एनिमल्स कैन रन डाउन। नहीं, इट वॉज हाइना दैट वरिड मी। ठीक है। आई हैड नॉट फॉरगेटन फादर्स वर्ड, वो अभी तक अपने फादर्स के वर्ड को नहीं भूली है। ये एक पर्सनल मतलब कनेक्शन दे रहा है कि वो हाइना के वर्ड थे जो मुझे वरिड कर रहे हैं, मैं अभी तक अपने फादर्स के वर्ड को नहीं भूली हूँ। डी से स्टार्ट हो रहा है। डी के बाद आएगा हमारा बी। हाइनास अटैक इन पैक्स एंड वट एवर एनिमल्स कैन बी रन डाउन। डी के बाद बी और आगे सेम ही है, पढ़ने की कोई नीड नहीं है। 20th sentence of a paragraph are given below while the first and the last sentence S1 and S6 are in the correct order. The sentence in between are jumbled up. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. S1 क्या है? The rise in inflation is a global phenomena. I think ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ, अभी हमने ऊपर ही करा था। द राइज इन इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल फिनोमिना, उसमें S1 और S6 ऐसा नहीं था, उसमें ABCD करके ही 4 थे जहाँ तक मुझको याद आ रहा है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? अलोंग विद मैनी अदर कंट्रीज, यही था सेम। द राइज इन इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल फिनोमिना अलोंग विद मैनी कंट्रीज, इंडिया इज लर्निंग दैट देयर आर नो सिंपल सॉल्यूशन। देन फिर आ रहा था रीस्ट्रेनिंग क्रेडिट ग्रोथ बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट has not always been feasible. ठीक है। बी के बाद डी, देन ए। although the Reserve Bank of India recently singled higher short-term interest rate, by and large it has preferred to restrain explosive growth of banks lending only in certain sectors where bubbles are seen to be developing. यहाँ पे रिजर्व बैंक, फिर हमारा आ गया सी जिसमें सेंट्रल बैंक को बोला है रिजर्व बैंक को, ए एंड सी। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और समझ में भी आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।